जैसा कि आप सबको विदित है, साइक्लोन अम्फन कल यानी 20 तारीख को अपना लैंडफॉल करते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में लैंडफॉल होने के बाद साइक्लोनिक सिस्टम नॉर्थ ईस्ट वार्ड्स मूव करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर चुका है। इसके बारे में सारी टेक्निकल डिटेल्स मेरे साथ माननीय श्री महापात्रा डीजी आईएमडी आए हुए हैं, वो आपको बताएंगे डिटेल में। मैं आपके सामने जो अपडेटेड सिचुएशन है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है और जो आगे की रणनीति है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार में बताऊंगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और उसके बाद अगर कोई आपके पास प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। सबसे पहला मुद्दा जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आप थोड़ा सा प्लीज जस्ट फोटो। जैसा कि मैंने कल भी आपके सामने रखा था, उसमें थोड़ा बहुत ही बदलाव है। एनडीआरएफ टीम्स का जो रेस्पॉन्स का काम है वो तो साइक्लोन से पहले ही शुरू हो गया था, और जो प्रिवेंटिव डिप्लॉयमेंट या एंटिसिपेटरी डिप्लॉयमेंट है वो काम 4 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। साइक्लोन के हिट करने के तुरंत बाद, जो कि दिन में उड़ीसा में हिट किया और आफ्टरनून में वेस्ट बंगाल में हिट किया, दिन में जहां हिट किया उसके तुरंत बाद आफ्टरनून में ही एनडीआरएफ की टीमें, दोपहर में ही एनडीआरएफ की टीमें और शाम तक एनडीआरएफ की टीमें फैन आउट कर गई थी, और उड़ीसा के जिन भी जिलों में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था, जो 7 जिले थे, उन सभी 7 जिलों में डिप्लॉयमेंट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं आपको एसओपी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। एनडीआरएफ का ये एसओपी है कि जैसे ही विंड स्पीड इतना कम हो जाए जिसमें भले आम आदमी निकल ना पाए लेकिन एनडीआरएफ की टीमें निकल सकती हैं, उसके लिए एसओपी है, और उसके हिसाब से बाहर निकल आते हैं, जो रिस्क एलिमेंट को मिनिमाइज करने के साथ अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। तो वो कार्रवाई शुरू कर दिया, और पेड़ों को काट के साफ करना, रास्तों को क्लियर करना, इलेक्ट्रिक पोल्स अगर डैमेज हुए हैं तो उनको क्लियर करना, टेलीफोन वायर्स को हटाना, ये सारा जो काम है बदस्तूर जारी कर दिया गया था दोपहर या शाम तक उड़ीसा में। और अंधेरा होने के बाद, क्योंकि लैंडफॉल के बाद अंधेरे तक हवा चलती रही पश्चिम बंगाल के अधिकतर इलाकों में, तो देर शाम या अंधेरे होने के बाद, बिजली नहीं गुम होने के बाद भी, बिजली नहीं होने के बावजूद भी अपने सोर्स और अपने लाइट्स जो हमारे साथ रहते हैं, हम लोग उस मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट है, और उसी को इस्तेमाल करके कार्रवाइयां शुरू कर दी। आपको मैं उनके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स भी आगे दिखाऊंगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज सुबह साइक्लोन के उपरांत जो पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन है उसकी मॉनिटरिंग के लिए माननीय कैबिनेट सचिव ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज भी की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और उनकी टीम थी, और उड़ीसा के मुख्य सचिव और उनकी टीम उपस्थित थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ताकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी मिले, प्राथमिक आकलन, और रेस्पॉन्स के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श हो और ये तय हो कि आगे की रणनीति क्या है। इसी के तहत ये भी पूछा गया राज्यों से कि और क्या जरूरतें हैं। तो शॉर्ट में ये बता दूं कि उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है, और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इंपैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा, लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। तो इसलिए उड़ीसा में और ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी। जो फंड्स इत्यादि के बारे में वार्ता हुई है
वो उस पर डिपेंड करता है कि जब एमएचए की टीम जाएगी और ग्राउंड पर एस्टिमेट करेगी, आकलन करेगी, उसके बाद एसडीआरएफ फंड्स का आदान प्रदान जो भी होता है वो किया जाएगा। वो आज का विषय नहीं है। वो जब एमएचए की टीम आ जाएगी उसके बाद, सर्वे के बाद, वो उस पर विचार किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा भारत सरकार के तहत। लेकिन पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कहा जा रहा है। इसके बारे में भी आकलन और ग्राउंड लेवल सर्वे होने वाला है और टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहां जाएगी और ग्राउंड पर उसको फिजिकली आकलन करेगी। लेकिन अब से उस अंतराल में और क्या ज़रूरतें हैं, इस पर चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल ने ये कहा कि उनको एडिशनल 4 टीम एनडीआरएफ की ज़रूरत है, जो अभी जो टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की ज़रूरत है और टीम्स की ज़रूरत है। मुझे बताते हुए कोई हिचक नहीं है कि इमीडिएटली एनसीएमसी के चेयरपर्सन कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर हामी भरी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं। जो 4 टीमें जैसा कि आपके सामने है, एयरलिफ्ट हो रही हैं, जैसा पहले मैंने कहा था, हॉट स्टैंड बाय में है और एयरलिफ्ट हो सकती हैं शॉर्ट नोटिस पर। ये एयरलिफ्ट हो रही हैं और आज शाम तक या देर शाम तक ये टीमें पहुंच जाएंगी। एक टीम राजाली बेस एयरबेस चेन्नई से आ रही है, 2 टीमें, और 2 टीमें पुणे महाराष्ट्र से आ रही हैं और जैसा कि मैंने कहा देर शाम तक वो पहुंच जाएंगी। ये एट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहेंगी और जैसा अंदाज है, क्योंकि कलकत्ता में अर्बन रेस्टोरेशन का काम कुछ ज़्यादा है, तो इसमें इनका इस्तेमाल किया जा सकता है या जहां पश्चिम बंगाल सरकार चाहेगी वहां उनके डिस्पोजल पर रहेगा, वहां किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सिचुएशन उड़ीसा में अंडर कंट्रोल माना जा रहा है और 24 से 48 घंटे में वहां नॉर्मल सी रिटर्न कर जाएगी। जैसा कि चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा ने बताया, इंपैक्ट वाले जिलों में भी 90% पावर और टेलीकॉम सुविधा बहाल हो चुका है और अगले 24 घंटे में ये और अच्छी तरह से बहाल हो जाएगा। एनडीआरएफ का टीम डिप्लॉयमेंट अभी यथावत है और जब तक सरकार चाहेगी, राज्य सरकार, तब तक हम लोग सेवा देते रहेंगे। ये विमर्श के आधार पर तय होगा कि कब तक सेवा हम लोग देते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि बंगाल में अभी और समय के लिए चाहिए। हो सकता है उड़ीसा में कुछ समय के बाद ये डिप्लॉयमेंट धीरे धीरे विड्रॉ हम लोग कर पाएंगे। ये डिटेल मैं पहले भी दे चुका हूं, इसलिए केवल आपके सामने मैं आपको चित्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीमें आ रही हैं, 4th बटालियन अरकोनम से टीम आ रही है बाय एयरलिफ्ट बाय द एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। 4:30 बजे वहां से रवाना हो रही है और उम्मीद है कि 7, साढ़े 7, 8 बजे तक पहुंच जाएगी। और 5th बटालियन पुणे से जो टीम कलकत्ता आ रही है, इसकी उम्मीद है कि ये 5:30 बजे रवाना होगी और वही उसी समय के आसपास टीमें पहुंच जाएंगी। 4 टीमें पहुंचने के बाद कलकत्ता या उसके आसपास जहां भी उनको काम में लगाया जाएगा वहां लगेंगी। जो इवैक्यूएशन का फिगर है वो अभी बरकरार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ये बताया है कि 5 लाख के आसपास का फिगर है और 5 लाख जो इवैक्यूएटेड हैं, जो कि शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन्हें अभी भी शेल्टर में ही रहने के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि रास्तों में या तार गिरे हुए हैं या फिर उनके घर क्षतिग्रस्त हैं तो घर जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए अभी शेल्टर में ही बने रहने की हिदायत दी गई है, जैसा चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने हम लोगों को सूचित किया। उड़ीसा में संख्या 2 लाख से ऊर्ध्व हो गई थी, लेकिन यह भी सूचित किया गया कि इनमें से काफ़ी लोग कल देर शाम या आज दिन सुबह से लौटना शुरू कर दिए हैं और अपने अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति सामान्य हो गई है और वहाँ वातावरण भी, मौसम भी सामान्य हो चला है। पश्चिम बंगाल में जैसा कि मैंने कहा, अंधेरा होते ही हम लोग काम पर लग गए थे, क्योंकि अंधेरा होते ही नहीं, जैसे ही तूफान, अंधेरे के बावजूद तूफान में कमी आई थी, हम लोग काम पर लग गए थे और ये कुछ
पिक्चर्स हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और किन लोकेशंस पर काम हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट रोड कोलकाता, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं। ये 9 बजे, कल 3 बजे रात का दृश्य है। ये कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ये दिन का दृश्य है, आज सुबह का। ये धर्मतला कोलकाता में, ये आप देख सकते हैं पेड़ के नीचे गाड़ी दबी हुई है धर्मतला मार्केट के पास। एयरपोर्ट रोड कलकत्ता में रात में ही हम लोग पूरी टीमें लगाकर वहां काम पर लग गए थे ताकि रोड क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक वाइटल रोड है, लाइफलाइन है एयरपोर्ट का। ये दिन में वही रोड। अलीपुर कलकत्ता, ये अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है जो कि क्षतिग्रस्त था और रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। वहां पर भी क्लियरेंस का काम एनडीआरएफ ने किया। ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, जो अत्याधुनिक चेन सॉज हैं उसका इस्तेमाल करके पेड़ को जल्दी से क्लियर किया जाता है। ये नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में है, जहां पर बहुत सारे पेड़ गिर गए थे हवा के चलते। ये रामनगर पूर्वी मिदनापुर मार्केट इलाका। ये आरामबाग हुगली में, हुगली जिला जो भी 6 जिलों में, अफेक्टेड जिलों में गिनाया गया था। ये कोंटाई ब्लॉक पूर्वी मिदनापुर। रात में भी, रात भर एनडीआरएफ की टीमों ने रोलिंग रोटेशन से काम किया है। 2 घंटा काम करने के बाद एक टीम रेस्ट करती है बगल में, तो दूसरा टीम उसमें काम में लग जाता है, क्योंकि समय ये प्रीमियम पर है और जितना जल्दी हम लोग रोड क्लियर करेंगे सामान्य लाइफ उतनी जल्दी लौटेगी। धमखली 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, दोमजूर हावड़ा, साउथ 24 परगना। ये आप देख सकते हैं जो मकान ध्वस्त हुए हैं, कच्चे मकान, उनका एक परिदृश्य है। ये गोसाबा ब्लॉक साउथ 24 परगना का एक ब्लॉक है। ये काक द्वीप, जो सागर द्वीप और काक द्वीप के बारे में मैंने कहा था कि पॉइंट ऑफ लैंडिंग या लैंडफॉल इसी के आसपास है, और दोनों ही द्वीप हैं, समंदर से सटे हुए कोस्टल एरिया में द्वीप हैं। यहां पर भी रात और दिन लगातार काम एनडीआरएफ कर रही है। हसनाबाद नॉर्थ 24 परगना में, हिंगलगंज नॉर्थ 24 परगना में, कैखाली नॉर्थ 24 परगना में, कापा नॉर्थ 24 परगना में, नामखाना साउथ 24 परगना में, उलूबेरिया हावड़ा में, जहां काफी अवरुद्ध हो गया था रोड। ये बीडीओ ऑफिस संक्रेल है, जो आज सुबह की तस्वीर है, और यहां से एसओएस आया था कि पोल भी गिर गया है और पेड़ भी गिरे हैं और क्षति हुई है सरकारी बिल्डिंग को। यहां पर भी काम पे लगे हुए एनडीआरएफ। आप देख सकते हैं कि काफी खतरा मोल कर काम करने की जरूरत होती है, और बड़ी पैर में एनडीआरएफ की टीमें काम करती हैं, और रिस्क रहता है, इंजरी का रिस्क रहता है और बहुत रियल रिस्क रहता है। फिर भी क्योंकि स्किल हाई लेवल का है और इनको सिखाया जाता है कैसे काम करना है, वो सीख लेकर, ट्रेनिंग लेकर ये काम करते हैं। रात और दिन लगातार काम हो रहा है, और अभी जब तक वहां जरूरत पड़ेगी हम लोग उपस्थित रहेंगे। ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। इसी तरह उड़ीसा में, जहां स्थिति सामान्य की तरफ अग्रसर है, एरसमा ब्लॉक जगतसिंहपुर में, पारादीप में, पुरी में, भद्रक जिला में, केंद्रापड़ा जिला में, बालासोर में। तो ये मैं आपसे ये जताना चाहता हूं आपको कि अभी एनडीआरएफ का जो कमिटमेंट है वो किसी भी एंगल से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो ज्यादा काम है अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो जहां पर
डिस्ट्रक्शन हुआ है या डैमेज हुआ है, उसमें रेस्टोरेशन का काम बहुत बड़ा काम होता है और इसमें समय लगता है। तो इसलिए हम लोग राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरा भारत पश्चिम बंगाल के साथ है जहां ज्यादा क्षति हुई है, और साथ ही साथ भारत सरकार पूरी तरह पश्चिम बंगाल के साथ है। उसी के एक हिस्सा होने के नाते एनडीआरएफ जो कि ग्राउंड पर पिछले सप्ताह से है, वो लगातार वहां ग्राउंड पर बना रहेगा। और अभी भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, और जहां वो कहते हैं कि यहां काम करना है और यहां क्लियरेंस करना और यहां मदद करनी है, वो हम लोग करते रहेंगे। जो 4 टीमें नई मुहैया कराई गई हैं, इसके बाद भी अगर और टीमों की जरूरत होगी असेसमेंट के आधार पर, तो और हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए भी स्टैंड बाय रखा गया है। अंतिम बात ये कि जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूजर डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है, और सारे एजेंसियां जो कि हम लोग फील्ड पर काम कर रहे हैं वो आईएमडी के शुक्रगुजार हैं, और हम लोग उनको साधुवाद भी देते हैं। और हमारे लिए एक एसेट के रूप में वो उनका इंटेलिजेंस होता है। जैसे ऑपरेशन में हम लोग पुलिस ऑपरेशन में टैक्टिकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक नेचुरल डिजास्टर में हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि महापात्रा साहब की टीम और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की टीम हम लोगों को देती है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है। जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है, हालांकि अभी इसका जो ओवरऑल फिगर है वो तय नहीं हो पाया है, अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यथासंभव कोशिश तभी हो पाती है जब सही इंटेलिजेंस होता है, और वो सही इंटेलिजेंस आईएमडी ने दिया है। इसको मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर महापात्रा जी, डीजी आईएमडी, प्लीज। मैं आज सुपर साइक्लोन अम्पन का जो करंट स्टेटस है और कल लैंडफॉल के टाइम क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहा, इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। आप अभी ये जो मोबिलुफ देख रहे हैं, ये सुपर साइक्लोन अम्पन का लाइफ हिस्ट्री है। वो कैसे जेनेसिस हुआ और कैसे इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा पे गति करके इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन हुआ और उत्तर पूर्व दिशा में गति करके, जैसे कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये इंफॉर्मेशन दिया था कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया था 2:30 बजे, और ये 3:30 से 5:30 बजे के अंदर, जैसे ही हमने बताया था, दीघा और हतिया आइलैंड के बीच जो सुंदरबंस है, वही इलाका में सुंदरबंस के ऊपर तट को पार किया। और जैसे ही हम बताए थे कि जब ये सुपर साइक्लोन तट को पार करेगा, इसका विंड स्पीड ऐसे ही 155 to 165 किलोमीटर्स प्रति घंटा और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा का एस्टिमेट किया गया है। और इसके बाद जो हमने जैसे इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कलकत्ता के पास जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे साउथ और नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा, और इसके बाद कलकत्ता, हुगली, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में इसका भी
बहुत सीवियर इम्पैक्ट रहेगा। ऐसे ही लगभग देखने को मिल रहा है, जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं। अभी इसका स्टेटस आप रडार में देखें, आपको ये जानकारी देकर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि भारत सरकार की तरफ से कंप्लीट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में हमारे डॉप्लर वेदर रडार लगे हुए हैं। और ये जो साइक्लोन जब मूव कर रहा था तट के पास, हम पहले विशाखापट्टनम से इसको डॉप्लर रडार में भी ऑब्जर्व किया। इसके बाद गोपालपुर डॉप्लर रडार, पारादीप डॉप्लर रडार और कोलकाता में हमारे जो डॉप्लर रडार है इसको भी यूज किया गया। इसके साथ साथ जो इंटरिम टेस्ट रेंज DRDO चांदीपुर में एक डॉप्लर रडार है, इसको भी हम यूटिलाइज किए हैं। सो मैं ये आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, और सभी डेवलप्ड न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स को यूटिलाइज करके अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज को यूटिलाइज करके इसका ऐसे सक्सेसफुल फोरकास्ट दिया। सिर्फ इसका ट्रैक की नहीं, इसका इंटेंसिटी, इसका लैंडफॉल पॉइंट, लैंडफॉल टाइम, एसोसिएटेड वेदर यानी स्टॉर्म सर्ज, हेवी रेनफॉल और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाले विंड्स। जो पिक्चर आप देख रहे थे वो पिक्चर में थोड़ा बैक कर सकते हैं पिक्चर को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जब साइक्लोन सुंदरबन के ऊपर पास कर रहे थे, ये पिक्चर डॉप्लर रडार कोलकाता से लिया गया है। आप देख पाएंगे कि एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सुंदरबन के ऊपर है, इसको साइक्लोन की आई बोलते हैं। आई साइक्लोन के सेंटर होता है। सो इसलिए रडार से हम लोगों को प्रमाण मिल जाता है कि एक्चुअली साइक्लोन किस एरिया में तट को पार किया है। सो इस चित्र से स्पष्ट होता है कि सुंदरबन के ऊपर 3.5 से 5.5 के ऊपर साइक्लोन के सेंटर तट के ऊपर पास किया है। जैसे हम बोल रहा था, जब यह साइक्लोन तट पार कर रहा था, इसका सबसे ज्यादा विंड स्पीड 155 to 165 kmph और गस्टिनेस में 185 kmph रहा है। ऐसे ही हमारा पूर्वानुमान था। कोलकाता, हावड़ा, हुगली वगैरह एरिया में भी हम बहुत हाई विंड स्पीड प्रेडिक्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता के लिए हमारा पूर्वानुमान था कि 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो विंड रिकॉर्ड किया गया कोलकाता में वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा दमदम में जो हमारा ऑब्जर्वेटरी है उसमें रिकॉर्ड किया गया है, और ये 6:55 पर रिकॉर्ड किया गया है। कोलकाता के ऊपर लगभग 5 बजे से विंड स्पीड बढ़ना शुरू हुआ और सबसे ज़्यादा विंड स्पीड लगभग 7 बजे के 7:20 तक रहा। इसके बाद विंड स्पीड कम रहा। सो इसका जो इंटेंस विंड स्पीड कोलकाता के ऊपर लगभग 5 बजे से 9 बजे तक रहा, और इसके बाद धीरे धीरे कम हुआ जैसे साइक्लोन धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में इसका मूवमेंट जारी रखा। इसके साथ साथ पूरी इलाका में साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता वगैरह सभी जगह में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हुआ है। जैसे कोलकाता में आज 5:30 बजे तक रेनफॉल आलीपुर में 24 सेंटीमीटर और दमदम में 20 सेंटीमीटर और हल्दिया में 8 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ है। जो अब 20 सेंटीमीटर से रेनफॉल ज़्यादा होता है इसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बोलते हैं। ये साइक्लोन कोलकाता के ऊपर
मूवमेंट किए हुए नॉर्थ ईस्ट दिशा में इसका गति चालू रखा और आज सुबह ये वीक होकर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत हो गया। कल रात को 11:30 बजे ये साइक्लोन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस किया और आज सुबह ये बांग्लादेश के ऊपर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे स्थित था और इसका विंड स्पीड लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 80 किलोमीटर प्रति घंटा था और फिर और नॉर्थ ईस्ट गति करते हुए आज दोपहर को ये बांग्लादेश के ऊपर अभी केंद्रीभूत है, मगर ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी कोई साइक्लोन का खतरा बांग्लादेश में भी नहीं है, ये डीप डिप्रेशन हो गया है। मगर जैसे हम कल बोल रहे थे, कल रात से बारिश सदर्न वेस्ट बंगाल और असम और मेघालय में शुरू हो गया था और इसका बारिश अभी कैसे होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये है अभी तक जो हम विंड का पूर्वानुमान कर रहे हैं बांग्लादेश इलाका में और इसके साथ साथ जो हमारा मेघालय वेस्टर्न मेघालय इलाका में वहाँ अभी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा विंड अगले 3 घंटा के लिए हो सकता है और इसके बाद और 6 घंटा के लिए विंड स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और धीरे धीरे कम होते हुए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद कर रहे हैं और कल सुबह इस एरिया में और इसकी वजह से कोई ऐसे स्ट्रांग विंड होने का उम्मीद नहीं है। अभी ये जो विंड मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये विंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्री ब्रांचेस ब्रेकिंग हो सकता है, स्मॉल ट्रीज और जैसे कोई हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बनाना पपैया वगैरह अफेक्टेड हो सकता है, नहीं तो ऐसे ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट विंड की वजह से डैमेज एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी मैं जस्ट आपका जानकारी के लिए जैसे प्रधान साहब ने आपको सूचित किए हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग कैसे टाइम टू टाइम जानकारी दी और पूर्वानुमान कितने सही तरीका से और अच्छा लीड पीरियड के साथ प्रदान किए गए। ये एक उदाहरण है कि कैसे हम 17 तारीख को जो पूर्वानुमान दिए थे जो कहाँ ये तट को पार करेगा वो रेड लाइन में प्रतीत होता है और जो ब्लैक लाइन है वो हमारा एक्चुअल ट्रैक है, एक्चुअल साइक्लोन का गतिपथ है। इससे पता चलता है कि लगभग 3.5 दिन से पहले कि जो पूर्वानुमान किया गया था कि कहाँ ये पहुँचेगा वो लगभग वहाँ ही पहुँचा है। सिमिलरली ये 60 घंटे पहले यानी 2.5 दिन से पहले जो पूर्वानुमान किया गया था 18 तारीख को, आप देखेंगे कि ये लगभग ब्लैक और रेड लाइन परस्पर मिल गए हैं, आप डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे। मैं ये सुझाता है कि कितना एक्यूरेसी के साथ इसका ट्रैक को निरूपण किया गया था और सिमिलरली जब ट्रैक करेक्ट हो जाता है इसके साथ होने वाले बारिश और स्टॉर्म सर्ज वगैरह का पूर्वानुमान आसान होता है। आसान होता है मीन्स ज़्यादा करेक्ट भी होता है। और ये है 36 घंटे पहले, दैट मीन्स 19 तारीख को हम जो पूर्वानुमान जारी किए थे वो भी ऐसे ही। मैं ये यहाँ बोलना चाहता हूँ कि कंटिन्यूअसली हम तो 13 तारीख से बोल रहे थे कि साइक्लोन होगा और फिर 16 तारीख से बोल रहे थे कि वेस्ट बंगाल जाएगा इस एरिया में, और वो पूर्वानुमान को हम कंसिस्टेंट रखे थे, कोई चेंज नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से जैसे प्रधान साहब बोल रहे थे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, जनरल पब्लिक और मीडिया सभी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा ही था। जब आपका किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है आप इसके ऊपर विश्वास करते हैं और इसके ऊपर आप एक्शन भी लेते हैं। इसीलिए सभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर
टाइम पर एक्शन लिए हैं और जिसका नतीजा अभी तक जो इंफॉर्मेशन आए हैं कि लॉस ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक मिनिमाइज किया गया है। मगर अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से आज का दिन असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश होगा और विंड्स भी, जैसे मैं बोला कि अभी हमारा जो उम्मीद है अगले 12 घंटे तक पूरा स्ट्रांग विंड हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका इम्पैक्ट ऐसे डैमेजिंग नहीं है जैसे कि कोई पपैया, बनाना ट्रीज वगैरह अफेक्टेड हो सकता है। और हम जो बारिश ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं वो है वेस्ट असम और वेस्ट मेघालय। यहाँ जो आप रेड कलर देख रहे हैं वो एरिया है जहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसको हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल दिए हैं और अकॉर्डिंगली ये फोरकास्ट पहले से हम भी दे रहे थे, आज हम इसको भी रिटरेट किए हैं और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली जा रहे हैं। कल से रेनफॉल भी इसकी वजह से होने का उम्मीद नहीं है। सो जो हमारा वार्निंग है सिर्फ आज असम, मेघालय में ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी हम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसके अभी वेस्ट बंगाल में कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए साइक्लोन की वजह से कोई ऐसे एडवर्स सिचुएशन अभी नहीं होगा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। फिर भी हम दूसरे जो वेदर सिस्टम्स वगैरह हैं इसके ऊपर नज़र रखे हैं और टाइम टू टाइम हम दूसरे एडवर्स वेदर सिस्टम्स लाइक थंडरस्टॉर्म्स के बारे में भी हम सूचित करते रहेंगे। एट लास्ट मैं आप सभी को बधाई देता हूं। मैं पर्सनली आप सभी का जो सपोर्ट, कोऑपरेशन, जिसकी वजह से हमारा सभी वेदर इंफॉर्मेशन, वार्निंग सही टाइम पर लोगों के पास पहुंच पाया, इसलिए मैं आप सभी के पास आभार प्रकट करता हूं। और ये जो सक्सेस स्टोरी अभी हम देख रहे हैं ये सिर्फ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नहीं, ये पूरी कंट्री के है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इंक्लूडिंग NDRF, the concerned state governments like Government of Odisha, Government of West Bengal, all central government agencies with active leadership of our Honorable Prime Minister, Home Minister, Honorable Cabinet Secretary, Honorable Home Secretary, Honorable Home Minister, हम लोग ये अभी प्रमाण किए हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके साइक्लोन के लिए होने वाले आपदाओं का सम्मुखीन हो सकते हैं, फेस कर सकते हैं और हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी को सेफ रख सकते हैं। आप सभी का कोऑपरेशन के लिए फिर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। आई थिंक मिस्टर प्रधान वांट्स टू ऐड जस्ट। ये जो आज जो NCMC की बैठक हुई कैबिनेट सचिव के अध्यक्षता में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसका मूल उद्देश्य था कि एक प्राथमिक इनपुट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी और अन्य उनके टीम मेंबर्स से मिल जाए कि क्षति क्या हुई है और क्षति जो जान माल की क्षति है इसका आकलन में समय लगता है। चाहे जान की क्षति हो चाहे माल की क्षति हो, उसको धीरे धीरे पता चलता है। इसलिए ये एक प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की टीम जाएगी और जो माली क्षति है उस पर आकलन करेगी। जहाँ तक लाइफ का प्रश्न है, हाउ मेनी डेड या इंजर्ड, इसके बारे में भी समीक्षा हो रही है और ये संख्या आधिकारिक रूप से बदल भी सकती है। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी महोदय वेस्ट बंगाल ने एक जो संख्या दी उसको फिर उन्होंने कहा कि ये रिवाइज हो सकता है। सुबह की बात थी और वो रिवाइज आगे भी होने की संभावना है।
इंजर्ड का भी संख्या का रिवाइज होने की संभावना है, और इसी तरह प्रॉपर्टी डैमेज की भी संख्या और परिमाप तभी फाइनल होगा जब सर्वे हो पाएगा। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन फिर से मैं रिट्रेट कर रहा हूं कि इस पूरे प्रोसेस में भारत सरकार की एजेंसियों को साफ इंस्ट्रक्शन है कि इसमें साथ देना है पूरे सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को। राज्य सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है कि डिज़ास्टर रिस्पॉन्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सिस्टम्स को अपने अगुवाई में करें, लेकिन ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर ये अब तय है कि भारत सरकार की सारी एजेंसियां, सारे जो स्टेक होल्डर मंत्रालय हैं, चाहे डीओटी हो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सभी लोग काम पर लग गए हैं कि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन हो जाए और लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए इन इलाकों में जहां पर साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। Palome from India Today. So my question is about the damage and destruction which we've witnessed in Kolkata, which is an urban center, quite unanticipated, the destruction that we've seen. Now, if the forecast was right, was it lack of preparedness on part of the state? Because was it a disaster management failure? No. Well, the anticipated wind speeds were true to the prediction. The preparation for the falling of trees and poles cannot be anticipated to the exact point where trees will fall down or poles will fall down. Now the litmus test is how quickly the restoration can happen. And I think we are on the job for that. And as I said, the entire country, in the words of the Prime Minister, and the entire country's union government and the agencies of the union government, including the NDRF and the IMD and all the ministries that I just named, will go full tilt so that restoration is at the earliest. And that is the commitment that we give. ANI here. Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. Sir, my question is related to the Kolkata airport. Just because of the cyclone, there is a waterlogging which has taken place, and Government of India has decided that they will open up the domestic flights. So when can we expect that there will be a complete restoration in that airport and also for the city? Well, I do not have the authoritative information about the exact full restoration, but I can inform you this much, that in the NCMC, on the video conference was also the Civil Aviation Secretary to the Government of India, and he clearly assured the Cabinet Secretary, who is the chairperson of the NCMC, that by the afternoon of today, so I would assume that probably things must have been put in place and normalcy must have returned to the airport, because he assured that by afternoon of today, which is already in the afternoon today, the airport will be functional. There was an issue of some meteorological equipment which was not in proper condition, had to be repaired, but I believe that has also happened, and I think as promised, in the afternoon itself that will work, or by evening it will work, because as I told you, our aircraft, the two Air Force aircrafts which are now ferrying 2 NDRF teams each, are ultimately going to land in the Kolkata airport sometime this evening or late evening. So I'm sure the things must have started working there, or will soon start working there. 39. सर, माय नेम इज़ अनुमित्र, आई एम फ्रॉम आनंद बाजार पत्रिका. सर, मेरा क्वेश्चन प्रधान सर के लिए है. एनडीआरएफ इज द ओनली सेंट्रल टीम व्हिच इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड लेवल राइट नाउ. As per the ground report which have received by you, don't you think Amphan should be declared as a national disaster, as because it's already demand is rising in Bengal? That is not within my brief to comment upon. It's it's a policy decision. I'm sure it will be considered at the appropriate levels. Thank you very much, friends. Thank you.